हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है कि हमारे चैनल क्यूटेक पर। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आफ्टर डिप्लोमा, यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इस पार्ट में क्या देखने वाले हैं हम कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें जेईई एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए, फोकस मतलब ये नहीं कि आप फिर और सब्जेक्ट छोड़ ही दो, ठीक है। आपको एग्ज़ाम पास करना है, डिप्लोमा आपको आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, मैंने कहा कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, आपने वैसा ही किया और फिर बाद में आपको डिग्री नहीं मिली, डिप्लोमा किया, जो भी आपको नहीं मिला तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि डिप्लोमा को कंप्लीट करना है अच्छे मार्क्स से, लेकिन इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। और आप जानते हो मैं किस वे में बोल रहा हूँ। एक होता है पढ़ के भूल जाना, एक होता है पढ़ के याद रखना। तो पढ़ के इसको याद रखना है। अच्छा, एक बात और रहती है कि बोलते हैं सर कि आजकल कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, गवर्नमेंट सब प्राइवेटाइज़ कर दे रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम नहीं हो रहे हैं। फॉर्म अगर आता है तो बहुत लोग फॉर्म फिल करते हैं, मैं मानता हूँ कि 2-4 हज़ार कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मत सोचिए कोई भी गवर्नमेंट या कुछ भी हो आपको आपके घर में आके जॉब नहीं देगी। आपको खुद तैयारी करनी है, खुद से ही जॉब लेनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो जॉब हो, ठीक है। तो बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ सर प्राइवेटाइज हो जा रहा है, डीमोटिवेट बिल्कुल मत रहिए, मोटिवेट रहिए। जॉब मिलती है। अगर ऐसा होता तो कोई फॉर्म भरता ही ना, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम या कुछ भी आता है वैकेंसी तो लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं और आप वो जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए डिले ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं कि कौन से सेमेस्टर में आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना रहता है, मीन्स किसको याद करके रखना होता है। चलिए तो बात करते हैं पहले सेमेस्टर में। पहले सेमेस्टर में अगर आप देखो तो आपका है पहला टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, सेमेस्टर में जो आपके ये सब्जेक्ट हैं तो हो सकता है कि हर एक स्टेट में ऊपर नीचे हो या आपके सब्जेक्ट आगे पीछे हो, लेकिन होता वही है। सब्जेक्ट सबके सेम रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपका किसी में कुछ और पढ़ा किसी में कुछ और पढ़ा रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी आती है, तो इसमें आप लेटर राइटिंग पढ़ते हैं कि कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे आपको बात करनी है, या जो भी आपके वॉट एवर जो आपकी स्किल्स होती हैं उसको आप इम्प्रूव करते हो। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? टेक्निकल एग्जाम ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक जगह फ़ायदा है कि आप जब डीएमआरसी का फॉर्म भरते हैं या जितने भी मेट्रोज़ की फॉर्म आते हैं उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। डीएमआरसी वगैरह में आपका इंग्लिश वगैरह पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे ये आपका काम कर जाता है। और साथ ही नॉन टेक में अगर आप बात करें तो CHSL वगैरह जो भी आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये काम कर जाता है। हाँ, अगर आपका टारगेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब टारगेट आपके बहुत सारे हैं तो बात की बात है, लेकिन अगर आपका टारगेट कोई एक है तो उस पर ही आप फोकस करिए, उसको ही आप गोल बना के चलिए कि हाँ मुझे यहाँ जाना है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपका गोल है कि मुझे डिप्लोमा बाद बीटेक करना है या मेरा ESE टारगेट है या मेरा गेट टारगेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू करिए, भटकिए मत। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपको जॉब करनी है, आपको जॉब ही चाहिए तो आपको अलग में तैयारी करनी है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हुआ कम्युनिकेशन स्किल हो गया। टेक्निकली अगर बात करें तो डीएमआरसी वगैरह में ही आता है, बाकी और किसी में ये नहीं पूछा जाता है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसका नहीं रहता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स ये आपका बिल्कुल नहीं आता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका गेट में आता है, तो गेट तो आप भाई उसके बाद आपको करना पड़ता है, यानी कि आपका सिंपली गेट हो गया और ESE हो गया, ठीक है। गेट और ESEs में वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, जो कि बीटेक वाले दे सकते हैं, डिप्लोमा वालों के लिए कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ऑनली, ओके। चलिए, अप्लाइड फिजिक्स अगर बात करें तो ये आपका 11th का टॉपिक होता है, जो आप 11th में पढ़ के आते हैं। या देखिए, सिंपल बात है कि आपका डिप्लोमा होता है वो 10th के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन लोग बाग BSc के बाद भी करते हैं, 12th के बाद भी करते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपको पूछेगी कि आपने 10th किया कि आपने 12th किया है, तो वो सबके लिए एक बराबर बनाएगी सिलेबस। तो ये आपके 11th वालों के लिए, 11th में जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स उनके लिए होता है ये। अब ऐसा काम कहाँ आता है? ये हर जगह काम आता है आपका, हर जगह काम इन सेंस जो आपका फिजिक्स होता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं आप किसी भी एग्जाम के लिए, SSC के लिए या कोई भी एग्जाम होता है आपका, रेलवे कोई भी एग्जाम होता है नॉन टेक वाला, वहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो वो फिजिक्स थोड़ा सा इजी होती है, वो 10 तक की फिजिक्स होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ये आपको इतना बहुत ज़्यादा पढ़ना है, नॉर्मल बेसिक सा पढ़ना है आपको। केमिस्ट्री का भी हाल है, सेम चीज़, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका RRB JEE में और आपका लोको पायलट में, ठीक है, RRB JEE में एंड लोको पायलट में नहीं, आपका RRB JEE में नहीं आता है ये, अभी तो मैं सिलेबस आपका चेंज हुआ है, रिवाइज हुआ है, तो RRB JEE में आपका ये नहीं आता है अब आपकी ब्रांच में, सिर्फ लोको पायलट में आता है, ठीक है। किस में आता है? सिर्फ आपका लोको पायलट में आता है ये इस टाइम पे। तो लोको पायलट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ALP के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स वही आपका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है,
वर्कशॉप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सिंपल वे में, टेक्निकल एग्जाम के लिए ओनली जो आप देने वाले हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से लास्ट में कि कम्युनिकेशन स्किल जो आपका है ये सिर्फ DMRC या मेट्रोस वाली वे इंपॉर्टेंट है आपका टेक के लिए, ठीक है। टेक मतलब टेक्निकल, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं, डिप्लोमा होल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली फॉर डिप्लोमा होल्डर, जिसको डिप्लोमा बाद जॉब करनी है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी गेट ESE में तो आता ही आता है आपका, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री नहीं, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग ALP में आता है, ठीक है, ये ALP में आता है आपका, ये भी नहीं और आपका ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या है किसके लिए, ओनली डिप्लोमा होल्डर के लिए। अगर आप बीटेक और उसमें जाएंगे तो फिर तो आपका भाई अपॉर्चुनिटी भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है, पढ़ना सब है, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि पढ़ना सब कुछ है। आपको डिप्लोमा की डिग्री लेनी, डिप्लोमा आपको लेना है, ठीक है, डिग्री में नहीं, उसको डिप्लोमा बोलते हैं, डिप्लोमा आपको लेना ही है, छोड़ना नहीं है। मतलब कि आप ये छोड़ के सोचो बस यही पढ़ लूँ काम हो जाएगा मेरा, नहीं, ठीक है, पढ़ना सब है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, ये आपको याद रखना है। इनके नोट्स रखने हैं आपके पास और नोट्स को अच्छे से सहेज कर रखना है, संभाल कर रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब आपका जो सेकंड सेमेस्टर होता है एज यूजुअल फिर से आपका मैथमेटिक्स आपका नहीं, ये फिर सिर्फ ओनली गेट एंड ESE के लिए होता है, ओके। बाकी आपका ये डिप्लोमा में किसी एग्जाम में नहीं आता है। अप्लाइड फिजिक्स आपका कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका कंप्यूटर रिलेटेड ये आपका आ जाता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ पे आपको ये पूछ लिया जाता है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट, यानी आप 1 स्टार मान सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, एकदम इसको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो स्टार बना रहा हूँ तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपका बेस है, ये आप पढ़ लेंगे तो आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंपोनेंट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब मैं कराऊंगा, इनकी वीडियो में डालूंगा। सिलेबस वाइज जो आपके यूनिवर्सिटी में दे रखी हैं, आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस बहुत बेहतरीन है, उतना आपने पढ़ लिया तो कोई भी एग्ज़ाम आपका आता है डिप्लोमा के लेवल का, उसको आप कभी भी फोड़ सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, इनको तो आपको करना ही करना है, वर्कशॉप नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या देखा आपने कि भाई मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बीटेक वाले हैं उनके लिए आप ये फिर कर सकते हैं। बाकी आपका 2.4 आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप ये सिलेबस देख रहे हैं ना, तो जो बीटेक करते हैं ना डिप्लोमा बाद, उनके लिए बहुत आसान होता है बीटेक, बहुत टफ नहीं होता है, क्योंकि सब ये ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं। 99% तो आपने पढ़ रखा है। कुछ सब्जेक्ट आपके होते हैं जैसे सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, और 1-2 टॉपिक और मान लो, बाकी सब आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का हुआ। फर्स्ट में क्या देखा आपने, फर्स्ट में देखा था आपने कि आपका भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, ALP के लिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका इंपॉर्टेंट DMRC के लिए, बाकी ज़्यादा आपका खास इंपॉर्टेंट नहीं था। ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए, गेट और ESE के लिए था, ठीक है, गेट एंड ESE के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कि आपका ये दिस वन कि आपका इसमें ये था। अच्छा सिलेबस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि सिलेबस आपको आना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, ये गारंटी मेरी है। तो सिलेबस आपको याद रहना चाहिए, हर एक टॉपिक आपको याद रहना चाहिए, क्लियर है। चलिए यहाँ तक तो आपको याद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है थर्ड सेमेस्टर में, फिर से वही आपका ये गेट और ESE के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिप्लोमा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको, डन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको फिर से ग्रैब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अभी, आपको मैं इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, हर एक सिलेबस को, यानी कि जैसे कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, मैं उसको भी आपको अच्छे से डिफाइन करूँगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, कि फील मिल जाए कि हाँ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका यूज क्या है और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है ना तो आप मोटिवेट रहते हो चीज़ों को समझने के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फिर से वही आपका ओनली फॉर ESE के लिए होता है, ये ESE की अगर आपको तैयारी करनी है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही क्या बीटेक होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, बीटेक आपका ये भी क्या है, बीटेक। चलिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है ये सब, यानी कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोर ब्रांच हैं तो इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप आपका ठीक है, इसमें आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि आपका जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये भी पढ़ते हैं आप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका फिर से वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ह्यूमन वैल्यूज़ फिर से वही आपका ESE वगैरह में आपका सिलेबस है, ESE में आप इसको पढ़ते हैं। देखिए आपके डिप्लोमा में
सब कुछ दे रखा है, यानी बीटेक का सब कुछ दे रखा है, लेकिन आपको अलाउ नहीं करते हैं ईएससी के लिए ये भी एक विडम्बना है। तो क्या करेंगे, ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बीटेक वालों के लिए है, तो इसलिए डोंट वरी, लेकिन ये आपका ईएससी में आता है, ठीक है। तो आपका थर्ड सेमेस्टर में क्या देखा आपने, 3 सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ओके, चलिए आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। कम्युनिकेशन स्किल आपका वही फिर से, अगर आपको पढ़ना है, आपकी स्किल्स को बढ़ाना है, जो भी करना है उसके लिए है, बाकी ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। ट्रांसड्यूसर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप कुछ नहीं तो 3 स्टार तो आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ओनली है, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 5-6 क्वेश्चन इससे ही पूछ जाते हैं, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। अब वो करता है डिपेंड कि हाँ होता है ना कि हम बस प्रीवियस ईयर को देख के ही बता सकते हैं आपको, बाकी कितना फ्लक्चुएशंस हो रहा है, वेरी हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कैसा लेना चाह रहे हैं वो, ठीक है। नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका जो ट्रांसमिशन लाइन वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बीटेक करेंगे आप तो वहाँ पे यूएफटी आप अलग से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, तो वही फिर से आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। बात करें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह जो भी है, आप इसमें बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। तो जैसे कि कभी क्या होता है कि अगर आरबीजी में देखें तो आपका उसमें सेफ्टी और प्रिकॉशंस थे, यानी कि आपका एमसीबी वगैरह पूछ लिया था कुछ भी, तो ये थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे ही तो कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको उसमें जब सिलेबस आप अंदर जब मैं बढ़ाऊँगा ना, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 सेमेस्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, फिर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का जब क्लास स्टार्ट करूँगा, जो जो आपके इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले वो स्टार्ट करूँगा, जो लेस इंपॉर्टेंट उसको बाद में स्टार्ट करूँगा। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो बताऊँगा ही आपको कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सब लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं जिसको आपसे पूछा जाता है, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बात करें अगर हम, तो ट्रेनिंग आपकी है, चलो ये तो बात की बात है, ये आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप 3 स्टार मान सकते हैं इसको कि हाँ इससे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये एक वास्ट सिलेबस होता है और इससे क्वेश्चन कम आते हैं, तो ये भी मैं कराऊंगा, तो इससे क्वेश्चन ना छूटें। ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन तो दिलाते ही हैं, आपकी रैंक बढ़ाते हैं। देखिए 100 में से 60 क्वेश्चन तो वो देते हैं ऐसा है कि आप क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद आपकी रैंक कैसे बढ़ेगी ये सब डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट, जो बहुत लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार 2-4 नंबर के लिए इतना हम क्यों पढ़ें। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर में हैं, जिनके पास टाइम है पढ़ सकते हैं। जो भाई ड्रॉप आउट रहते हैं उनको प्रेशर ऑलरेडी बहुत रहता है, भाई घर का प्रेशर, पड़ोसी का प्रेशर, सब का प्रेशर है, कुछ खास लोग का प्रेशर जिनसे आप कुछ लगाव करते हैं उनका भी प्रेशर रहता है। तो इसलिए ड्रॉप आउट के लिए तो भाई 1-2 साल तो बहुत हो गया, लेकिन जो अभी डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो तो आप कर सकते हैं ना। ऑप्टिकल फाइबर वही सेम कैटेगरी आपका लमसम इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। ओके, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप वही कर सकते हैं, सेम चीज़ कि वेरी इंपॉर्टेंट में है। ओके, प्रोग्रामिंग इन सी, ये आपका जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, रेलवे जेई का जो सिलेबस है वहाँ पे ये सी आपका आता है, तो ये रेलवे जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, पूछता है नहीं, ये बहुत हल्का फुल्का पूछ लेता है, लेकिन रेलवे जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब जितने भी हैं ये सब ईएससी में तो पूछे आते हैं, यानी कि ईएससी और गेट जो प्लान कर रहे हैं कि मैं बीटेक करूँगा उसके बाद ईएससी गेट करूँगा, सिर्फ ईएससी अगर प्लान है कि हाँ ईएससी करना है, गेट में तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, लेकिन ईएससी करना है तो ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर तो ईएससी मतलब पूरा सागर है, यानी कि आपको हर एक चीज़ उसमें पढ़ना है, समझना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th सेमेस्टर में अगर 5th 6th में बात करें तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इसमें आप देखिए माइक्रोवेव इंजीनियरिंग क्या होता है, इसरो वगैरह में पूछा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इसरो वगैरह में पूछ लिया जाता है ये, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो हो गया आपका, डीआरडीओ वगैरह में होगा पूछ लेता है मोस्टली। माइक्रो कंट्रोलर लेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं पूछे कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी आपका वायरलेस, ये मोबाइल कम्युनिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न कंज्यूमर, अब ये ऑप्शनल में 3 हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर हल्का फुल्का 1-2 मार्क्स आ गया, 1-2 मार्क्स आ गया, या तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 6th सेमेस्टर में अगर मैं देखूँ तो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ये आपके क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको इसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। यही कौन से हैं, ये रैंक वाले हैं, ये आपकी रैंक को बढ़ाते हैं, रैंक को इंक्रीज करते हैं। सिलेक्शन तो आपको देते ही रहते हैं, प्लस आपको रैंक आपकी इंप्रूव कर देते हैं, तो इसलिए ठीक है। अब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो ना।
अब बात करें अगर फिफ्थ सेमेस्टर में, तो वही हाल है कि आपकी रैंक इंप्रूवमेंट वाले यहाँ पे जितने भी हैं टॉपिक, ये सब रैंक इंप्रूवमेंट वाले हैं, जितने भी हैं इसमें सब रैंक को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट वाले हैं। ओके, अगर बात करें फोर्थ सेमेस्टर में तो ये सिलेक्शन वाले हैं, यानी वो कट ऑफ, यानी कि जो आपकी कट ऑफ है, यानी कि 100 में से अगर 60 कट ऑफ जा रही है, 70 जा रही है, तो ये वो वाले सब्जेक्ट हैं जो आपको कट ऑफ क्लियर कराएंगे, कट ऑफ वाले हैं, ठीक है, कट ऑफ क्लियर कराएंगे आपको फोर्थ सेमेस्टर में। और आपका थर्ड सेमेस्टर में कहाँ गया, फोर्थ में हो गया, आपका थर्ड में भी वही हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हैं, कट ऑफ क्लियर कराने वाले हैं। डन, आपकी कट ऑफ को क्लियर करेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद आपका इसमें आएंगे तो यही आपका सेम वही कट ऑफ वाले हैं, ये आपके फाउंडेशन आपका करते हैं, बेस आपको बनाते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 2 ही 3 4 सेमेस्टर में ही आपका मेन है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, ये ऐसे हैं कि जिनको आपको ढंग से पढ़ना है। बाकी 6 7 में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपका रैंक बढ़ेगा। तो ये तरीका होता है, अगर आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्लोमा ही, अगर आप बीटेक में पढ़ते हैं या कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे आपका टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप सिलेबस को प्रॉपरली देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हैं। और आपका देखिए हर एक टॉपिक क्लियर आता है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर आता है, तो आपको चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही हमारा लेक्चर फ्लो चलने वाला है। आपको मैं हर एक सब्जेक्ट का पूरा एक ओवरव्यू दूंगा। अभी तो मैंने आपको दे दिया पूरा ओवरऑल, पूरे कोर्स का दे दिया ओवरव्यू। अब मैं हर एक सेमेस्टर में से, अब इसमें सेकंड सेमेस्टर देखिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट को स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। तो पहले आपको सिलेबस का पूरा ओवरव्यू दूंगा, फिर उस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो वो किस सब्जेक्ट में आने वाला है। होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, अब रेजिस्टेंस मतलब होता है करंट का अपोज करना, अब वो कहीं और भी तो आएगा, तो उसका मतलब तो वही रहेगा ना, ये थोड़ी कुछ और हो जाएगा। तो हमारे जब बैठा क्या होता है कि हम वहाँ पे भी दोबारा पढ़ते हैं उसको, मतलब पीछे जो हमने पढ़ा वो भूल गए हम, तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको पीछे के जो टॉपिक्स हैं उनको मेंटेन रखना है, ताकि जो नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट में आए तो हम उसको याद रख सकें। ये नहीं कि हम भूल जाएं पूरा का पूरा, फिर से दोबारा हम पढ़ें, ठीक है। यही तरीका होता है पढ़ने का हमेशा, कि जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे आने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ना कि हाँ कौन कौन से टॉपिक आगे आने वाले हैं, कौन से आगे आप पढ़ने वाले हो सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल पूरा एनालिसिस कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। देखिए बहाना मारेंगे तो बहुत सारे बहाने हैं ना पढ़ने के, तो इसलिए वही कहा कि जो पढ़ेगा तो बनेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उसको आप क्या करिए, जानते ही हैं, लाइक, अगर आपको लगा हो कि हाँ लाइक करने लायक है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़रूर, ताकि आपके जो और भी कलीग्स हैं वो सब देखें समझें, और सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं आप, जो पीडीएफ वगैरह जो भी हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपकी जो इच्छाएं होंगी, आप वहाँ बता सकते हैं। क्योंकि कमेंट्स पढ़ना अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो बाद में हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन टेलीग्राम चैनल में क्या है कि आप अपने बातों को रख सकते हो, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्कशन के लिए जो भी है आपका, ठीक है। और आपका फेसबुक जो पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे ढंग से। जो मैंने आपको बताया कि हमारा प्लान क्या है कि अब हर एक सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको मैं क्लास बाय क्लास आपको एलोबरेट करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।